जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जो चैप्टर नंबर 4 के ऊपर मूव हो गए हैं। अब जो आपका टॉपिक है वो है सीपीयू स्केजुलिंग। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, सीपीयू स्केजुलिंग। इससे पहले हमने थ्रेड पढ़ लिया है। इसमें हम ये चीज़ें देखेंगे, सीपीयू स्केजुलिंग क्या होती है, मल्टी प्रोग्रामिंग उसकी देख लेंगे, स्केजुलिंग ऑब्जेक्टिव, सीपीयू इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल, स्केजुलर कैसे काम करता है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव क्या चीज़ होती है, इंटरवल टाइमर, डिस्पैचर, scheduling criteria, scheduling algorithm, first come first serve, इम्पोर्टेंट है बात है ये। उसकी scheduling फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व scheduling, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट scheduling, उसके अंदर नॉन प्रीम्प्टिव SJF एग्जाम्पल देखेंगे, प्रीम्प्टिव की देखेंगे, प्रायोरिटी scheduling देखेंगे, उसके अंदर नॉन प्रीम्प्टिव और प्रीम्प्टिव एग्जाम्पल देखेंगे, राउंड रॉबिंग क्या होती है, टाइम स्लाइस तकनीक होती है। आपको याद होगा कि प्रीवियस एक लेक्चर था उसमें चैप्टर नंबर 1 में राउंड रॉबिंग का जिक्र आया था, टाइम स्लाइस के बेस पे जो काम करता है। मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग होती है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलिंग देखेंगे, मल्टीपल प्रोसेसर स्केजुलिंग, रियल टाइम स्केजुलिंग, एल्गोरिथम जो भी इसके एवेल्यूशन के लिए हम यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ओवरव्यू करेंगे। जी, सीपीयू स्केजुलिंग। सीपीयू स्केजुलिंग क्या चीज़ होती है? स्केजुलिंग का तो पता चल गया ना, आपने टास्क को मैनेज करना कलेक्टिवली और उसको इंडिविजुअल छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ देना। भाई ये आपका तरीकाकार है, आपने इसी के अंदर रह के काम करना है। A major task of an operating system is to manage collection of processes. भाई आपकी सीपीयू की स्केजुलिंग करने का पर्पस क्या है? मेजर और मैन टास्क क्या है? आपके जो जितने भी प्रोसेसेस हैं उसको मैनेज करना है। In some cases, a single processes may consist of a single सेट ऑफ इंडिविजुअल थ्रेडेड, आपका सिंगल प्रोसेसर है उसके ऊपर सेट ऑफ इंडिविजुअल थ्रेड्स हैं वो मैनेज करने हैं। इन बोथ सिचुएशन अ सिस्टम विद अ सिंगल सीपीयू और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम विद fewer CPUs then processes has to be divide system time among the different processes. So जो भी है मल्टीपल थ्रेडेड है, मल्टीपल प्रोसेसर है या सिंगल सीपीयू है, तो बेटा हर किसी चीज़ में हमने स्केजुलिंग लाजमी करनी होती है। आपका जो सीपीयू है वो स्केजुलिंग बेस ही काम करता है, उसको टाइम एलोकेशन देता है। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस को अपने कंप्लीट करने के लिए या उसको कंप्लीट करने के लिए, तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सीपीयू स्केजुलिंग कहते हैं। जी, मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है? द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मेक द कंप्यूटर मोर प्रोडक्टिव बाय स्विचिंग द सीपीयू अमंग प्रोसेसेस। ठीक है, एक प्रोग्राम है वो सिंगल प्रोग्राम होता है, अब डिफरेंट प्रोग्राम्स कंबाइन हो गए तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग बन गए ना। तो आपकी जो स्विच होगा वो क्या करेगा? स्विचिंग करता रहेगा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान में। The objective of multi-programming is to have some process running at all the time. जी बेटा, जब आप मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका सीपीयू हर वक्त बिजी है, उसमें कोई ना कोई प्रोग्राम हर वक्त जो है वो रन हो रहा है। दिस शुड मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो इसमें आपकी जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। If there is only one processor or CPU, then there will only one processor is running state at the given time. साफ सी बात है, जब मल्टी प्रोग्रामिंग है तो मल्टीपल प्रोग्राम रन हो रहे हैं, तो मल्टीपल प्रोसेसर काम कर रहे हैं। अब एक सिंगल है तो सिंगल प्रोसेसर काम कर रहा है, सिंगल प्रोसेस के ऊपर ही काम करना है। ठीक है, if there are more processes that need to be run, they will have to wait. अब इसमें क्या होगा? मल्टी प्रोग्रामिंग भी है, ठीक है, मान लिया प्रोसेसर एक है, तो काम क्या करेगा? एक काम हो रहा है तो दूसरे को वेट करना पड़ेगा ना। तो यही आपकी स्केजुलिंग कहती है कि एक काम अभी हो रहा है तो दूसरे को वेट करना पड़ेगा, मस्ट बी वेट फॉर अदर प्रोसेस टू रनिंग। देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म टू सेलेक्ट विच प्रोसेस करंटली इन मेमोरी
ये जो भी आपका करंटली प्रोसेस चल रहा है, मैकेनिज्म देखेगा, सिलेक्ट करेगा, विल रन नेक्स्ट व्हेन द प्रोसेस बिकम अवेलेबल। यही होता है, जब आपका सीपीयू खाली होगा तो दूसरे को प्रोसेस को चांस मिलेगा कि इस प्रोसेसर के अंदर आए। बेटा प्रोसेसर प्रोसेसर में कंफ्यूज नहीं होना, मैं प्रोसेसर आपके सीपीयू को कहती हूँ। प्रोसेस वो चीज़ है जो आप काम कर रहे हैं, और प्रोसेस किसको हम कहते हैं? प्रोसेस आपका प्रोग्राम होता है जो कि एग्जीक्यूशन में होता है। The operating system maintains a ready queue। स्केड्यूलिंग जब करते हैं तो रेडी क्यू बना देते हैं। प्रोसेसेस ऑन दी सीक्वेंस आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड वेन एवर आ करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस नीड टू वेट डज इनपुट आउटपुट टीटीसी। ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्स अ प्रोसेस, पिक करेगा प्रोसेस को फ्रॉम द रेडी क्यू, जो कि रेडी क्यू के अंदर है। अब ये क्यूज भी आप लोगों को पढ़ा दी हुई हैं। अब वेटिंग क्यू में से तो नहीं ना लेगा, रेडी क्यू में जो आपके पास नेक्स्ट आएगा प्रोसेस उसी को लेगा ना। एंड असाइन द सीपीयू टू द प्रोसेस। स्केजुलिंग इज फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। जो आपका स्केजुलिंग है एक फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन है। सीपीयू इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ गुड स्केजुलिंग एल्गोरिथम। सो आपका सीपीयू ही है, इसी के अंदर जितनी भी स्केजुलिंग है वो परफॉर्म हो रही होती है, तो सीपीयू ही सारी स्केजुलिंग बेस काम करता है, क्योंकि सीपीयू ही आपका ब्रेन है आपके कंप्यूटर का। सपोज वी हैव टू प्रोसेसेस, यहाँ पे एग्जांपल है, सपोज कर लेते हैं टू प्रोसेसेस हैं A और B, टू बी एग्जीक्यूटेड एज शोन इन फिगर, जो नीचे फिगर दिखाई गई है। ईच प्रोसेस एग्जीक्यूट्स फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, जो हर प्रोसेस है वो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, एंड देन वेट फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मतलब एग्जीक्यूट होगा, 1 सेकेंड जो है वो वेट के लिए लगाएगा। इट इज़ रिपीटेड 60 टाइम्स, तो टोटल कितना हो गया? 60 टाइम्स हो गया। If we run process A first and then process B one after another, it will take 4 minutes। जी हाँ जी, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा? देखिए एक प्रोसेस चल रहा है तो वो उसके लिए वेट करेगा कितना टाइम? उसका 4 मिनट्स वेट करेगा टू रन द टू प्रोसेसेस। A takes 2 minutes to run and then B takes 2 minutes to run। ठीक है, अब A ने लिए 2 मिनट्स रन होने के लिए और B ने लिए 2 मिनट्स रन होने के लिए, तो टोटली 4 ही हुए ना। वी एक्चुअली कंप्यूट ओनली 2 मिनट्स ऑफ दिस टाइम। सो हम इसमें जो टाइम है वो किसको काउंट करेंगे? 2 मिनट्स के, उसने इतना टाइम वेट किया है। एंड दी अदर 2 मिनट्स आर आइडियल टाइम। बेटा जो आपका 2 मिनट्स है वो तो उसने अपना पहला प्रोसेस चलाने में लगाया ना, तो दूसरा टाइम है उसने वेटिंग में लगाया। आवर CPU यूटिलाइजेशन इज ओनली 50%। ठीक है, 100% नहीं काउंट हो गए, तो 50% उसका प्रोसेस ए का है, 50% जो है वो एक्चुअली 2 मिनट्स है, तो वो आपका वेटिंग टाइम है। प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है। ठीक है, प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में जाने के लिए जितना भी टाइम है वो, अब ये प्रोसेस चल रहा था और इसको वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये प्रोसेस इस प्रोसेस के अंदर जा रहा है, मतलब कि अब देखिए एक प्रोसेस चला, उसने स्टॉप भी तो होना ही है। ये टाइम दे दिया है, टाइम क्वांटम सेट कर दिया है कि भाई तुम दोनों ने इतने टाइम में काम करना है। 2 प्रोसेसेस मैंने चलाए हैं। सो पहले ये काम करेगा, ठीक है, 2 मिनट्स ये लेगा, फिर ये टोटल टाइम ले रहा है। ठीक है, एक आपका टाइम उसके अंदर काउंट होगा, एक आपका आइडियल टाइम है कन्वर्ट होने में। ठीक है, ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ। 2 प्रोसेसेस A एंड B फॉर एग्जीक्यूशन। अब ये एक्चुअली स्टॉप नहीं हुआ, प्रोसेस A कंप्लीट हो गया तो इसने शफल कर दिया दूसरे के ऊपर। ठीक है, 50-50% जो है वो टाइम डिवाइड हो गया। 50% इसने अपना कंप्लीट होने में लिया, 50% B ने वेट किया अपना प्रोसेस जो है CPU को चलाने के लिए। हाँ जी, यहाँ पे स्केजुलिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये टर्म्स पता होनी चाहिए हमें। Schedulers typically attempt to achieve some combination of the following goals. These goals are contradictory to some context extents। हम ये चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें समझ आनी है आगे जो भी हमने एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं CPU के। मैक्सिमाइज CPU यूटिलाइजेशन। यस, आपकी CPU की यूटिलाइजेशन क्या होनी चाहिए? मैक्सिमाइज होनी चाहिए ड्यू टू इट्स रिलेटिवली हाई कॉस्ट। मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक, अपने CPU की यूटिलाइजेशन हाई करें ताकि आपके प्रोसेसेस जो ज़्यादा आ रहे हैं वो काम अच्छा करें। यूटिलाइजेशन अपनी अदर रिसोर्सेज की हाई करें, लाइक जैसे डिस्क हो गया, प्रिंटर्स हो गया, ETC, इनकी यूटिलाइजेशन हाई करें। मैक्सिमाइज थ्रूपुट,
थ्रूपुट भी आपको बताई हुई है। फिर यहाँ पे पढ़ लेते हैं थ्रूपुट क्या होती है, नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये भी आपकी हाई होनी चाहिए। आपकी थ्रूपुट हाई होगी, आपका काम जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके जो रिसोर्सेज है डिस्क प्रिंटर ईटीसी इनकी यूटिलाइजेशन हाई होनी चाहिए, आपकी थ्रूपुट हाई होनी चाहिए। बिकॉज जब देखें एक जॉब से दूसरी जॉब में कन्वर्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो स्पीडली ये काम होगा तो आपका प्रोसेसर भी अच्छा काम करेगा और आपकी वर्किंग भी जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म होगी। मिनिमाइज वेटिंग टाइम, हाँ जी, आपने वेटिंग टाइम को कम करना है। Total time our job spent waiting in the various queue for a resource to become available. वेटिंग टाइम वो होता है ना, एक जॉब जितना टाइम स्पेंड कर रही है वो, और दूसरा टाइम जो है उसको ले रहा है कंप्लीट होने में वो। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेटिंग टाइम। मिनिमाइज टर्न अराउंड टाइम भी हम करना है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम प्लस कंप्यूटेशन टाइम प्लस इनपुट आउटपुट टाइम। वेटिंग टाइम तो ये पता चल गया, कंप्यूटेशनल टाइम जो उसको चलाने में ले रहा है, जितनी उसके ऊपर एलोकेशन हुई, जितनी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई, स्टार्ट टू एंड। इनपुट आउटपुट टाइम, भाई कोई इनपुट मिस हो गई है, कोई आउटपुट मिस हो गई है, वो टाइम। सो हमने ये चीज़ें ना अपनी मैनेज करनी है, इसको कम करना है। मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम, टाइम शेयरिंग। ठीक है, अपना रिस्पॉन्स टाइम भी कम करें। मतलब रिस्पॉन्स टाइम ये है कि वो अपना काम कर नहीं रहा और टाइम शेयरिंग भी लगाई जा रहा है, वेस्ट करी जा रहा है। टाइम फ्रॉम एंट्री ऑफ अ कमांड अंटिल फर्स्ट आउटपुट स्टार्ट टू अपीयर। टाइम फॉर एंट्री मतलब एंट्री लगाने पे टाइम करी जा रहा है, टाइम शेयरिंग पे टाइम लगाई जा रहा है, एक्चुअली काम कर ही नहीं रहा, और आपका रिस्पॉन्स भी टाइमली नहीं मिल रहा। तो तीन चीज़ें हैं, सॉरी 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ों में क्या चीज़ आती है, पहले तो ये चीज़ आपके सीपीयू की यूटिलाइजेशन हाई होनी चाहिए, आपकी जो थ्रूपुट है वो हाई होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें मैक्सिमाइज होनी चाहिए। ठीक है, देन स्केजुलिंग बेस्ट है आपकी, और आपका सीपीयू भी अच्छा काम करेगा। वेटिंग टाइम मिनिमाइज होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम मिनिमाइज होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम मिनिमाइज होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें मिनिमाइज होनी चाहिए। सीपीयू यूटिलाइजेशन, आपके रिस्पॉन्स, रिसोर्सेज इनकी यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट ये हाई होनी चाहिए, मैक्सिमाइज होनी चाहिए। फेयरनेस, ऑल कंपेरेबल जॉब शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, जितनी भी हम इसमें काम कर रहे होते हैं, प्रोसेसेस कर रहे होते हैं, सबको इक्वल राइट्स देने चाहिए। अवॉइड इनडेफिनाइट पोस्टपोनमेंट, इट इज़ नॉर्मली अवॉइड बाय यूजिंग एजिंग। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होती है। इन एजिंग द प्रायोरिटी ऑफ अ प्रोसेस ग्रो एज इट वेट फॉर रिसोर्सेज। चलिए यहाँ पे बता भी दिया एजिंग क्या चीज़ होती है। एजिंग मतलब जो भी आपके प्रोसेस की प्रायोरिटी है उसको हम सेट करते हैं कि मतलब वेट करना पड़ता है। ठीक है, अदर रिसोर्सेज के लिए, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए कि फजूल प्रोग्रेस में लगा हुआ है और अपना एक्चुअल काम नहीं परफॉर्म कर रहा। द प्रायोरिटी स्लोली बिकम्स हाईएस्ट एंड इट गेट्स द रिसोर्सेज। सो ऐसा होना चाहिए। आपका जो प्रॉब्लम है, एजिंग एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको सॉल्व भी किया जाता है। तो ये आगे चैप्टर आएगा उसमें हम देखेंगे इसको इन डिटेल ये क्या चीज़ है। यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम शुड बी प्रिडिक्टेबल। देखिए आपके जो भी कंप्यूटर का बिहेवियर है वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब थक गया है, पीसी चल ही नहीं रहा है, सारे काम ही हाइड हो गए हैं और आपका उसी दौरान सारा पीसी जो है वो करप्ट होने के चांसेस भी होते हैं। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। आपका जो सिस्टम है शुड बी प्रिडिक्टेबल, बिहेव करे, अच्छा बिहेव करे, जो काम करें वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे एक्यूरेट। सो आपने भी ओवर बर्डन ही ना अपनी पीसी के ऊपर डाल देना, तो देन ही वो आपको प्रिडिक्ट करेगा ना, अदरवाइज तो वो भी थक जाएगा, कर्नल भी। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, दिस सिस्टम रिस्पॉन्स, इसमें आपका जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो इस पर ग्रेजुअली करेगा। लाइक जो भी आपके पास वर्चुअली स्टैंड स्टिल्स आ रही हैं, एक्सेसिव लोड्स आ रही हैं, इसकी वजह से वो उसके अंदर डिग्रेडेशन करेगा। तो बेहतर है इस चीज़ों से हमने बचना है। एक्स्ट्रा ओवरलोड नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव कमिंग मतलब प्रोसेसेस चल रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा प्रोसेसेस क्यों दे रहे हैं, तो हमें ये सारी चीज़ों से सेफ रहना है। प्रिडिक्टेबिलिटी, a given job should run in about the same amount of time and at about some cost regardless of the system load.
ठीक है, जो प्रिडिक्टेबल की बात करी थी वो चीज़ ये है कि जो हम जॉब दे रहे हैं वो एक्चुअली शुड बी रन होनी चाहिए इन अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। वही जो आपने सेम अमाउंट ऑफ टाइम दिया है, जो मतलब देखो आपने सीपीयू को प्रोसेसेस दे दिए हैं, आपने एक टाइम दे दिया है, तो जो प्रोसेस को जो टाइम दिया है ना, स्केड्यूल सेट किया है, तो उसी में ही उसको कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक प्रोसेस ज़्यादा टाइम ले रहा है, दूसरा प्रोसेस को बेचारे को टाइम ही नहीं दे रहे, जो पहले छोटे प्रोसेस है वो रन हो जा रहे हैं और दूसरा लार्ज प्रोसेस उसको चलने का मौका ही नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीपीयू इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल दो तरह के होते हैं, एक होता है इनपुट आउटपुट बाउंड होता है, एक होता है आपका सीपीयू बाउंड होता है। The execution of a process consists of an alternation of CPU burst and input output burst। जो आपकी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन है वो दो चीज़ों के ऊपर होती है, सीपीयू बर्स्ट और इनपुट आउटपुट बर्स्ट। अ प्रोसेस बिगिंस एंड एंड विद अ सीपीयू बर्स्ट। आपका जो प्रोसेस है बिगिन मतलब स्टार्ट भी होना है और एंड भी होना है, सीपीयू बर्स्ट के साथ ही होना है। इन बिटवीन सीपीयू एक्टिविटीज इज सस्पेंडेड व्हेन एवर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज नीडेड। देखो इनपुट आउटपुट हम देखो इंटरप्ट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो तभी आपका जो सीपीयू है वो रुकेगा, अदरवाइज तो वो बेचारा अपना काम कंप्लीट करके ही कहते हैं ना उसने तसल्ली करनी है कि हाँ मुझे काम दिया गया है किसी यूजर थ्रेड ने और मुझे ये कंप्लीट करना है। द प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट बाउंड इफ सीपीयू बर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट कंपेयर टू द इनपुट आउटपुट बर्स्ट। ठीक है, जो आपका जो सीपीयू है वो कंपेयर किया जा रहा है इनपुट आउटपुट बर्स्ट के साथ, तो इसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड। For example, a typically data processing task involves reading a record, some minimal computational and writing the record। देखिए इनपुट आउटपुट बाउंड है तो यहाँ पे वो इनपुट आउटपुट को ही यूज करेगा। ठीक है, सीपीयू यहाँ पे कंपैरेटिवली कम यूज होगा। इनपुट आउटपुट का नाम से पता चल गया है कि इनपुट आउटपुट बाउंड्री है तो वो इनपुट आउटपुट के साथ काम करेगा। यहाँ पे सीपीयू जो है वो बहुत कम अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। अगर हम सीपीयू बाउंड की बात करते हैं तो सीपीयू बाउंड में यहाँ पे सीपीयू आपका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिलेटिवली लॉन्ग कंपेयर टू इनपुट आउटपुट बर्स्ट। ऊपर क्या था आपका सीपीयू बर्स्ट जो है वो शॉर्ट यूज़ हो रहा है, इनपुट आउटपुट बर्स्ट जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इनपुट आउटपुट ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो सीपीयू बाउंड में सीपीयू जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा अपना दिमाग चला रहा है, इनपुट आउटपुट यहाँ पे कम यूज़ हो रही है। A number of crunching tasks involves an input-output burst to read parameters. A very long CPU burst and another input-output burst is required to write result. बस ठीक है, आपकी इनपुट आउटपुट बाउंड में सीपीयू जो है वो शॉर्ट यूज़ हो रहा है, इनपुट आउटपुट ज़्यादा यूज़ हो रही है। सीपीयू बाउंड में आपका सीपीयू जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा दिमाग लगा रहा है अपना इनपुट आउटपुट बर्स्ट की निस्बत। सो ये था आप लोगों का लेक्चर। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।